नमस्कार, जनमत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम प्रद्युम्न शर्मा है। आज जनमत में हम सीधे सवाल करेंगे नेपाल से कि आखिर जेन ज़ी आंदोलन का मास्टर जी कौन है। क्या ये वाकई नेपाल के युवाओं का आंदोलन है या फिर विदेशी ताकतों का षड्यंत्र, जिसके निशाने पर नेपाल की अस्मिता और हिंदू पहचान है। काठमांडू की सड़कों पर जल रही आग अब सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रही है, आस्था पर बहुत बड़ा हमला हुआ है। नेपाल की आत्मा पशुपतिनाथ मंदिर को आंदोलनकारियों ने निशाना बनाया। सवाल ये, अगर यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया बैन के खिलाफ था तो फिर पुलिस के हथियार क्यों लूटे गए, दुकानों में लूटपाट क्यों हुई और मंदिर पर हमला क्यों किया गया। यहीं से शक गहराता है कि यह महज आंदोलन नहीं बल्कि सुनियोजित साजिश है। भीड़ में कौन घुसा है, कौन ये लोग हैं, आखिरकार क्या ये रोहिंग्या है या फिर बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो नेपाल की पहचान को मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। याद रखिए, लोकतंत्र की आड़ में पहले ही नेपाल को हिंदू राष्ट्र से सेक्युलर बना दिया गया है और अब इन पर एक बार फिर से नई आग में विदेशी एजेंट अपनी चाल चल रहे हैं। लेकिन कहानी यहां पर खत्म नहीं होती है। सत्ता, संकट और हिंसा के बीच अब एक नया मोड़ सामने आया है। जेन ज़ी प्रदर्शनकारियों ने वर्चुअल मीटिंग में नया नेतृत्व चुनने की कवायद शुरू कर दी है। 5000 से ज्यादा युवाओं ने ऑनलाइन सभा की और सबसे ज्यादा समर्थन नेपाल की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के नाम को मिला है। काठमांडू की मेयर बालेन शाह, जिन्हें पोस्टर लीडर माना जा रहा था, उन्होंने जवाब देने से पूरी तरीके से इनकार कर दिया। अब ये सुशीला 2500 से ज्यादा समर्थन पत्र हासिल कर चुकी हैं। यानी अब नेपाल का संकट एक और खतरनाक मोड़ पर पूरी तरीके से जा पहुंचा है। सड़कों पर हिंसा, मंदिरों पर हमला, नेताओं पर हमले और अब वर्चुअल तरीके से नए प्रधानमंत्री चुनने का खेल। सवाल ये, क्या ये लोकतंत्र का नया चेहरा है या फिर नेपाल को अस्थिर करने की विदेशी प्रयोगशाला का हिस्सा। जनमत में हम सीधे सवाल पूछते हैं कि जेन ज़ी का मास्टर जी कौन है। क्या नेपाल का भविष्य काठमांडू की जनता तय करेगी या फिर वॉशिंगटन, बीजिंग और इन विदेशी ताकतों के मास्टरमाइंड। और क्या पशुपतिनाथ मंदिर पर हुआ हमला इस षड्यंत्र का असली चेहरा नहीं है। देखिए खास रिपोर्ट। नेपाल की सड़कों पर इन दिनों जो दृश्य दिखाई दे रहे हैं वह किसी आंदोलन का चेहरा कम और सुनियोजित षड्यंत्र का असली रूप ज्यादा लगते हैं। सवाल सीधा है, अगर ये सिर्फ जेन ज़ी का आंदोलन है तो फिर देश की सबसे बड़ी धरोहर पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला क्यों हुआ? क्यों नेपाल की आस्था, संस्कृति और पहचान पर सीधा प्रहार किया गया? पशुपतिनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि नेपाल की आत्मा है। ये वही स्थान है जिसने सदियों से नेपाल को हिंदू राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई। लेकिन इस बार आंदोलनकारियों ने जब सड़कों पर हुड़दंग मचाया तो भीड़ का एक हिस्सा सीधा पशुपतिनाथ की ओर बढ़ा और मंदिर परिसर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। यही नहीं, पुलिस के हथियार लूट लिए गए, दुकानों में तोड़फोड़ और लूटपाट की गई। अब असली सवाल ये है कि इस हिंसा के पीछे कौन है? क्या ये सब वाकई नेपाल के युवाओं का असली गुस्सा है या फिर जेन ज़ी की भीड़ में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने घुसपैठ कर ली है जो नेपाल की अस्मिता को चोट पहुंचाना चाहते हैं? ये पहली बार नहीं है जब नेपाल की जमीन पर संदिग्ध भीड़ का खेल खेला गया हो। लोकतंत्र की आड़ में विदेशी ताकतें पहले ही नेपाल को सेक्युलर बना चुकी हैं। चीन और अमेरिका जैसे देशों की पैठ ने नेपाल को कमजोर किया है और अब उसी षड्यंत्र का अगला चरण है नेपाल के हिंदू प्रतीकों और धरोहर पर हमला। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा यही है कि इस आंदोलन को दिशा कौन दे रहा है? जेन ज़ी का मास्टर जी कौन है? क्या ये कोई विदेशी खुफिया एजेंसी है? क्या ये चीन है जो नेपाल को अपने लाल झंडे में लपेटना चाहता है? या ये अमेरिका है जो नेपाल के हिंदू राष्ट्रवाद को कुचलकर उसे वॉशिंगटन की कठपुतली बनाना चाहता है? सच यही है कि नेपाल की गलियों में जो खून बह रहा है उसके धब्बे वॉशिंगटन और बीजिंग दोनों के हाथों पर है। ये वही ताकतें हैं जो कभी श्रीलंका, कभी मालदीव और अब नेपाल को अस्थिर कर रही हैं। सवाल उठता है कि अगर नेपाल का युवा आंदोलन सच्चाई और देशभक्ति पर आधारित है तो फिर उसके बीच ये विदेशी हस्तक्षेप क्यों दिख रहा है? सोचिए, क्यों आंदोलनकारी पुलिस की गन और हथियार लूटते हैं?
क्यों भीड़ दुकानों को जलाकर आम नागरिकों को निशाना बनाती है? क्यों भीड़ मंदिर जैसे पवित्र स्थलों को अपवित्र करने की कोशिश करती है? ये कोई स्वतः स्फूर्ता आंदोलन नहीं, बल्कि सोची समझी योजना है। यही वजह है कि आज सवाल पूछा जा रहा है, जेनजी की आड़ में नेपाल को जलाने वाले कौन है? नेपाल की जनता को यह समझना होगा कि अगर पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला हो सकता है, तो फिर कोई भी हिंदू धरोहर सुरक्षित नहीं है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, ये हिंदू पहचान मिटाने की साजिश है। और इस साजिश में वही ताकतें शामिल हैं जो भारत की सीमा में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को हथियार बनाती है। नेपाल की सरकार और सेना को ये पहचानना होगा कि ये समय सिर्फ राजनीतिक संकट से निपटने का नहीं, बल्कि राष्ट्रवाद की असीमता को बचाने का है। क्योंकि एक बार अगर आस्था का किला ढह गया, तो नेपाल का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। रण क्षेत्र से हम सवाल पूछते हैं कि पशुपतिनाथ मंदिर पर हमला किसने किया? हथियार लूटने वाले कौन थे? क्या ये आंदोलन की आड़ में विदेशी घुसपैठ का खेल है? नेपाल की जनता को तय करना होगा कि क्या वे अपनी पहचान को इन घुसपैठियों और विदेशी ताकतों के हाथों बेच देंगे, या फिर राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की रक्षा के लिए एकजुट होकर खड़े रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब नेपाल के बाद अब फ्रांस की राजधानी पेरिस लगातार जल रही है और सड़कों पर धधक रही आग ने दुनिया को यह साफ संदेश दे दिया कि जब जनता का सब्र टूटता है, तो फिर लोकतंत्र की चादर ओढ़कर बैठे हुक्मरानों को छुपने की कोई जगह नहीं मिलती है। प्रधानमंत्री मैक्रो की नीतियों के खिलाफ जनता अब सीधे सीधे मैदान में उतर आई है। सोशल मीडिया पर शुरू हुई मुहिम ब्लॉक एवरीथिंग अब एक तूफान का रूप ले चुकी है। फ्रांस की गलियां जल रही हैं, कूड़ेदान में आग लगा दी गई है, सरकारी इमारतों पर हमले हो रहे हैं और पुलिस बल प्रदर्शनकारियों से लगातार भिड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इस आग की वजह क्या है? वजह जानना बेहद जरूरी है। जवाब साफ है, जनता के जीवन और भविष्य से खिलवाड़। मैक्रो सरकार से जनता का गुस्सा अब चरम पर है। जनता का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने आर्थिक सुधार और जन कल्याण के नाम पर सिर्फ खोखले वादे किए। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें हो, रोजगार की समस्या हो या फिर महंगाई की मार, हर मोर्चे पर जनता ठगी गई है। यही कारण है कि आज पूरा पेरिस मैक्रो सरकार के खिलाफ बगावत की आग में जल रहा है। हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। लगभग 200 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन स्थिति काबू से बाहर हो चुकी है। ट्रैफिक पूरी तरीके से ठप है। राजधानी का दिल सड़कों पर धधक रहा है। आग से पूरी तरीके से इलाका दहक रहा है। जनता ने साफ कर दिया कि अगर सरकार जनता की आवाज नहीं सुनेगी, तो फिर जनता अपनी ताकत दिखाने की भी पूरी हिम्मत रखती है। अब सोचिए, यही फ्रांस, ये वही देश है जो भारत को लोकतंत्र का उपदेश देने से कभी भी पीछे नहीं हटता था। यही पेरिस, ये वही जगह है जहां से भारत को मानवाधिकार और स्वतंत्रता के लंबे लंबे भाषण सुनाए जाते थे। लेकिन आज उनकी अपनी राजधानी पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच रणभूमि बन चुकी है। ये सिर्फ आग पेरिस की नहीं है, सड़कों पर नहीं जल रही आग, बल्कि ये आग दुनिया की उन सरकारों को चेतावनी है जो जनता की पीठ पर बोझ डालती है और फिर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विकास का ढोल भी पीटा करती है। फ्रांस की स्थिति ये बताती है कि जब सरकारें अपने नागरिकों के हक की अनदेखी करती हैं, तो लोकतंत्र की चकाचौंध के पीछे छिपा असली चेहरा भी बेनकाब हो जाता है। और यही फर्क है भारत और फ्रांस जैसे देशों के बीच। भारत की जनता ने जब जब आवाज उठाई, तब तब लोकतंत्र ने उसका समाधान खोजा। लेकिन आज फ्रांस की सड़कों पर जो लहू और धुआं उठ रहा है, वह दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जनता की ताकत सबसे ऊपर है। तो बड़ा सवाल ये, क्या मैक्रो सरकार जनता के गुस्से की सुनवाई करेगी या फिर पेरिस की ये आग आने वाले दिनों में पूरे फ्रांस को अपनी चपेट में लेगी? सुदर्शन न्यूज इस आग की सच्चाई को आपके सामने लाता रहेगा, क्योंकि ये केवल पेरिस की लड़ाई नहीं है, बल्कि उन सभी देशों के लिए आईना है जो जनता की आवाज दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव का नतीजा पूरी तरीके से सामने आ गया है और नतीजे ने एक बार फिर से सच्चाई उजागर कर दी है। जी हां, विपक्ष की एकजुटता केवल कागज पर लिखी हुई एक कहानी है। सुदर्शन न्यूज ने पहले ही कहा था कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी और वो ही हुआ।
15 वोट अमान्य घोषित किए गए, जिससे विपक्ष को करारा झटका लगा और एनडीए को उम्मीद से ज्यादा सीटें मिल गई। एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन को 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के बी सुदर्शन रेड्डी सिर्फ 300 वोटों पर ही सिमट कर रह गए, यानी कि 152 वोटों का भारी अंतर सामने आया। यह केवल आंकड़ा नहीं है, बल्कि विपक्ष के अंदरूनी टूट फूट का सबूत है। विपक्ष के नेता लाख दावे करते रहे, मॉक पोल तक कराया गया ताकि वोट अमान्य ना हो, लेकिन हकीकत यह रही कि अपने ही सांसदों पर विपक्ष भरोसा नहीं कर पाया। अब कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के बीच हड़कंप है। कांग्रेस अपने सांसदों को शक की नजरों से देख रही है। महाराष्ट्र से 7 संदिग्ध वोटों की चर्चा बहुत तेजी के साथ सामने आ गई, जिसमें कांग्रेस के 4 और शिवसेना उद्धव गुट के 3 वोट शामिल बताए जा रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर अपने ही घर में सेंध क्यों लगाई गई। यही नहीं, तमिलनाडु से आने वाले सीपी राधाकृष्णन को डीएमके ने भी समर्थन मिलने की बात यहां पर कही है। आम आदमी पार्टी के सांसदों की भूमिका पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। मतलब साफ है, विपक्ष का बड़ा गठबंधन इंडिया भीतर से खोखला साबित हो चुका है। सोचिए, जिस गठबंधन ने सत्ता बदलने का सपना दिखाया, वही गठबंधन अपनी वोटिंग मशीनरी तक संभाल नहीं पा रहा है। विपक्ष का यह हाल ये बताता है कि रणनीति की असफलता सिर्फ गलती नहीं, बल्कि अंदरूनी अविश्वास और आपसी दरार का नतीजा है। आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि कौन है इस इंडिया गठबंधन का खलनायक? किसने विपक्ष का खेल बिगाड़ा? क्यों विपक्ष के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की और आने वाले चुनाव पर इसका क्या असर पड़ेगा? सच्चाई यह भी है कि विपक्ष का दावा, विपक्ष की रणनीति और विपक्ष का गठबंधन सब हवा में उड़ गया है। एक एक वोट पर गिनती करने वाले विपक्षी नेता आज अपने ही सांसदों पर शक कर रहे हैं और यही भारत की राजनीति का सबसे बड़ा सच है। बिना विश्वास के कोई गठबंधन टिक ही नहीं सकता। एनडीए की इस जीत ने यह साबित कर दिया कि मजबूत रणनीति और अनुशासन ही राजनीति में काम आता है। विपक्ष की असफलता ने जनता को साफ संदेश दे दिया, जो खुद को संभाल नहीं पाते वो देश को संभालने का दावा कैसे कर सकते हैं। अब बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर से इस वक्त की एक बड़ी और बेहद ही गंभीर खबर सामने आई है। आदिवासी इलाकों में तेजी के साथ बढ़ते धर्मांतरण के षड्यंत्र पर अब खुलकर आवाज लगातार बुलंद हो रही है। संस्कृति रक्षा समिति ने समिति के महामंत्री और तेजतर्रार संत स्वामी भारतानंद सरस्वती जी महाराज ने जिला प्रशासन को एक साफ चेतावनी दे दी। अगर 15 दिन में अवैध प्रार्थना स्थलों पर कार्रवाई और धर्मांतरण के खिलाफ ठोस कदम नहीं उठाए गए तो सड़क से लेकर सदन तक ऐसा आंदोलन होगा जिसकी गूंज पूरे महाराष्ट्र में सुनाई देगी। स्वामी भारतानंद सरस्वती जी ने जिलाधिकारी डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ को ज्ञापन सौंपते हुए कह दिया कि पालघर की मिट्टी को मिशनरियों के षड्यंत्र से बचाना अब जरूरी है और इसका वक्त आ गया है। आदिवासियों को लालच देकर, दबाव डालकर, छल कपट से उनके धर्म से दूर करने का खेल अब और बर्दाश्त नहीं होगा। याद रखिए, यह सिर्फ आस्था पर हमला नहीं है, यह आदिवासी समाज की पहचान और हमारी सनातन संस्कृति पर सीधा प्रहार है। संस्कृति रक्षा समिति ने यह साफ कर दिया है कि सरकार ने कान बंद किए तो हम पूरे राज्य में ऐसा आंदोलन खड़ा करेंगे कि कुर्सियों पर बैठे हुक्मरानों की नींदें उड़ जाएंगी। और यही नहीं, स्वामी भारतानंद ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तक ये मुद्दा ले जाने का ऐलान कर दिया। उनकी ये मांग है कि महाराष्ट्र में तुरंत धर्मांतरण विरोधी कानून लागू हो ताकि कोई भी विदेशी षड्यंत्रकारी हमारी जड़ों को खोखला करने की हिम्मत बिल्कुल भी ना कर पाए। तो सवाल सीधा है, क्या प्रशासन जागेगा? क्या मशीनरियों पर नकेल कसेगा या फिर पालघर एक बार फिर से बड़ा आंदोलन देखेगा? सुदर्शन न्यूज इस साजिश को पूरी ताकत के साथ उजागर करता रहेगा, क्योंकि यह सिर्फ पालघर का मुद्दा नहीं, पूरे भारत की संस्कृति और अस्मिता की लड़ाई है। पालघर में बढ़ते मिशनरी के वजह से यहाँ पे जो है भारतानंद सरस्वती जी महाराज, इन्होंने आंदोलन छेड़ दिया है और अब यहाँ पर भारतानंद सरस्वती जी महाराज जो हैं वो पहुँचे हैं जिला अधिकारी कार्यालय पालघर में। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला महाराज जी से। महाराज जी, क्या है पूरा मामला? जी, आपने जैसे कहा, पालघर जिले में धर्मांतरण बहुत बढ़ रहा है और कुछ षड्यंत्रकारी लोग जो हमारे आदिवासी भाई, पालघर जिला तो आदिवासी समाज से जाना जाता है और इसलिए एक आदिवासी समाज की संस्कृति है वो सनातनी है और जो संस्कृति है, जो घर में पूजा पाठ करते हैं, यहाँ संस्कृति तोड़ने के लिए बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चल रहा है काफ़ी दिनों से। और इसलिए आज हमने माननीय महोदया, कलेक्टर महोदया, हमारी जिलाधिकारी महोदया, इनको आज यहाँ हमें संस्कृति रक्षण समिति सभी जिले से सभी यहाँ पर पदाधिकारी आए और एक ही मांग की है कि जो अनाधिकृत अवैध जो
वन विभाग पर भी कुछ अनधिकृत चर्च हो, प्रार्थना स्थल केंद्र हो, ये जो चल रहा है और गरीब लोगों को फंसाने का बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और इसलिए सरकारी जमीन पर कब्जा करके गरीब लोगों को संस्कृति से तोड़ना और जबरदस्ती धर्मांतरण करना, ये तो गलत बात है, अपराध है गरीब लोगों को फंसाना। इसलिए हमने पूरे जिले की 129 गांव की पाड़े की लिस्ट दी है। वो तो काफी और ज्यादा बड़ी संख्या, बहुत संख्या बड़ी है, ज्यादा संख्या है, लेकिन हमारे लोगों ने सर्च करके, हमने पूरे जिले का प्रवास करके इतनी दी है। यह प्रशासन का काम है। तो हमें कलेक्टर मैडम को हमने अनुरोध किया है कि आने वाले समय में सरकारी कब्जा करके सरकारी जमीन का जो दुरुपयोग हो रहा है और गरीब लोगों का फंसाने का जो षड्यंत्र हो रहा है, ये हटाना चाहिए, वो हटना चाहिए। जो सरकारी जमीन पर कब्जा करके जो प्रार्थना केंद्र, अनधिकृत चर्च है, वो चर्च जो चल रहे, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और एक बात बताऊं, महाराष्ट्र में जादू टोना और ये अंधविश्वास विरोधी कानून बना है, लेकिन ये लोग कानून की धज्जियां उड़ा रहे और अंधविश्वास फैलाने का भी बहुत बड़ा ये षड्यंत्र काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमने कहा है कि ये जल्द से जल्द हटना चाहिए और इसके ऊपर उपाय, हमेशा के लिए उपाय एक हो कि देश या राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून बनना चाहिए, तभी ये समस्या हट सकती है। कलेक्टर महोदया से क्या आपको आश्वासन कुछ उन्होंने, मिला है? हमने तो मांग की है, सभी लोगों ने मांग की। मेरे साथ साधु संत है, माताएं हैं, सभी संगठन के हमारे जो चिंतित है इस विषय में, एक संस्कृति बचाने का काम कर रहे हैं। हम हमारा जो सिद्धांत है वो वसुधैव कुटुंबकम, हम समाज जोड़ने का काम करते हैं। और इसलिए हमारा आदिवासी समाज हमारा भाई है और उनको अगर कोई शिकार उनको फुसला कर और उनको जो शिकार बना रहे, तो ये गलत बात है ना। तो इसलिए ये काम रुकना चाहिए और सरकारी जमीन का कब्जा करके जो भी प्रार्थना केंद्र और चर्च बने, इसको हटाना चाहिए। हमने मांग की है और कलेक्टर मैडम ने आश्वस्त किया है कि हम कहीं उस कार्रवाई करें, उचित कार्रवाई करेंगे। और महाराष्ट्र सरकार को भी हम धर्मांतरण विरोधी कानून बने, ये भी मांग रखी है। लेकिन सबसे पहले जो जिले में जो भी धर्मांतरण का एक गोरख धंधा चल रहा है, तो ये रुकना चाहिए। और सरकारी जमीन पर जो भी ये स्थान बने हैं कब्जा किए हुए, ये भैया ये सैकड़ों स्थान है, सैकड़ों। हमने तो 129 की लिस्ट दी है, लेकिन ये कहीं हर गांव में है। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारी मांग है अगर ये ऐसा ही चलता रहेगा तो ये केवल धर्मांतरण नहीं है, राष्ट्रांतरण है। इसमें जो वामपंथी संगठन और अर्बन नक्सलवाद, ये भी लोग हैं इसमें घुसे हुए वामपंथी लोग। तो ये तो देश विरोधी कार्रवाई करने वाले भी लोग हैं। और जो हमारा आदिवासी भाई है वो तो श्रद्धावान, निष्ठावान, वो भूमिपुत्र है। आदिवासी, आदि मतलब आद्य, और यहाँ की संस्कृति है, वो यहाँ का भूमिपुत्र है, मूल निवासी है वो। तो उनको जबरदस्ती करके और जो लालच या कुछ उनको प्रलोभन देकर जो धर्मांतरण का एक षड्यंत्र चल रहा है, ये अभी ये समाज जागरूक हो रहा है। तो हम ये अभी भविष्य में होने नहीं देंगे। इसलिए समाज भी अखंड बना रहे, संस्कृति भी बनी रहे और देश भी अखंड बना रहे। ये तो केवल अभी धर्मांतरण का ऊपर दिखता है, लेकिन ये भविष्य में जो हमारा आदिवासी भाई धरत्री माता, इस माता भूमि को माता, भारत माता मानता है वो, लेकिन ये षड्यंत्रकारी लोग, ये उनके पास ये कंसेप्ट नहीं है। वो भारत को माता या भूमि को माता ही नहीं मानते, लेकिन आदिवासी भाई वो भूमिपुत्र है और वो राष्ट्रभक्त है, वो धर्माभिमानी है, वो संस्कृति को मानने वाला है, वो पालन करने वाला है। इसलिए कलेक्टर मैडम को, जो जिलाधिकारी महोदया, उनको हमने अनुरोध किया है और आने वाले समय में जल्द से जल्द ये कार्रवाई हो और ये जो सरकारी जमीन का दुरुपयोग हो रहा है वो हटाए। वहाँ से प्रार्थना केंद्र और जो भी चर्च बने अनाधिकृत, ये हटाने की हमने मांग की है। और महाराष्ट्र सरकार भी हमेशा के लिए इस पर उपाय जो है धर्मांतरण विरोधी कानून बने, तभी ये समस्या हल होगी। धर्मांतरण विरोधी कानून भी बने, इस पर जो है भारतानंद सरस्वती महाराज जी ने हमें बताया किस तरह से ये धर्मांतरण विरोधी कानून बनना चाहिए और जिसे लेकर वो आंदोलन छेड़ रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप के साथ प्रभाकर गिरी, सुदर्शन न्यूज, पालघर। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा से आई खबर ने पूरे क्षेत्र में सनसनी फैला दी है। भरतपुर गेट क्षेत्र के 25 वर्षीय हिंदू कपड़ा व्यापारी विनय के खिलाफ सोशल मीडिया पर फैलाई गई साजिश ने न केवल उनके परिवार को बल्कि पूरे व्यापारी वर्ग को दहशत में डाल दिया है। आरोप यह है कि विनय की सोशल मीडिया आईडी का दुरुपयोग कर मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी और पोस्ट की गई, उसका स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया गया।
इसके बाद अचानक माहौल गर्म हो गया और करीब 400 लोग थाने पहुंचकर विनय के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने लगे। भारी दबाव में पुलिस ने मामला दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया, लेकिन इस मामले ने अब और ज्यादा तूल पकड़ लिया, खतरनाक रूप ले लिया जब विनय की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए खुलेआम सर तन से जुदा जैसी धमकियां दी जाने लगी। यह घटनाक्रम उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड की याद ताजा कर देता है। वहां भी सोशल मीडिया पोस्ट को आधार बनाकर पहले धमकियां दी गई और फिर दिन दहाड़े उसकी हत्या कर दी गई। मथुरा की घटना ने लोगों में यह आशंका पैदा कर दी है कि कहीं वैसा ही हादसा यहां पर भी ना हो जाए। विनय का पूरा परिवार सहमा हुआ है। उनकी मां ने मीडिया से कहा कि उनका बेटा निर्दोष है, उसे एक गहरी साजिश में फंसाया गया है। अब जब सार्वजनिक तौर पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं तो परिवार अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद डरा हुआ है। हिंदू संगठन और व्यापारी समाज ने इस मामले को लेकर एसएसपी मथुरा से मुलाकात की और 4 प्रमुख मांगे रखी हैं। विनय और उसके परिवार की तत्काल सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, धमकी देने वालों पर कठोर कार्रवाई हो, पूरे मामले की निष्पक्ष और गहन तरीके से जांच की जाए, प्रशासन सतर्क रहे ताकि कन्हैयालाल जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो। इस पूरे घटनाक्रम ने मथुरा जनपद में चिंता और आक्रोश दोनों ही पैदा कर दिए हैं। व्यापारी समाज सवाल पूछ रहा है कि जब धमकियां सार्वजनिक रूप से दी जा रही है तो प्रशासन आखिरकार चुप क्यों बैठा हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ये केवल विनय का मामला नहीं है बल्कि हिंदू समाज की सुरक्षा और न्याय का भी सवाल है। जनमत का सवाल यही है कि क्या प्रशासन इस साजिश को समय रहते बेनकाब कर देगा, क्या धमकी देने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी और सबसे अहम, क्या मथुरा में कन्हैयालाल जैसी घटना को दोहराने की अनुमति दी जाएगी। अब सबकी नजरें मथुरा पुलिस और प्रशासन पर टिकी हुई है कि वे सच्चाई को सामने लाते हैं या फिर हालात को और बिगड़ने देते हैं। उदयपुर कन्हैयालाल जैसे कांड को दोबारा दोहराए जाने की कोशिश यहाँ मुसलमानों की जा रही है। भरतपुर गेट पे एक दुकान है, एक बच्चे की, लड़के की, 25 साल का युवा लड़का जो व्यापार कर रहा है, उसको टारगेट किया गया है। फर्जी आईडी बना के एक कमेंट किया गया था। उस कमेंट को लेके आप देखिए, परसों शाम को पूरी कोतवाली में 400 से 500 मुसलमान इकट्ठे होकर और वहाँ का माहौल खराब करके उस लड़के को प्रेशराइज करके मुकदमा लिखवा के उसको जेल भिजवाने का काम उन लोगों ने किया, जो कि वो लड़का मानसिक पीड़ित हो चुका है क्योंकि उसकी वो आईडी भी नहीं थी। कल हम लोगों ने जमानत कराई और आज हम लोग यहाँ आए हैं एसएसपी कार्यालय पे, क्योंकि जब से वो लड़का छूटा है कम से कम 100 से 150 ऐसी पोस्ट डाली गई है, उसका फोटो लगा के पोस्ट डाली जा रही है, सर तन से जुदा जैसी धमकियां उसको दी जा रही हैं, उसको व्यक्तिगत मैसेज किए जा रहे हैं, व्यक्तिगत उसको फोन किए जा रहे हैं। तो ऐसे तो ये कन्हैया कांड यहाँ दोबारा दोहराया जाएगा। ये लोग कंट्रोल में नहीं आ रहे, तो हम लोग माहौल खराब नहीं करना चाहते, सिर्फ प्रशासन से ये निवेदन करना चाह रहे हैं कि आप ये देखिए, ये इस्लामिक कट्टरपंथी की खुली प्रदर्शन चल रहा है, इनका खुला प्रदर्शन, इस पे रोक लगाई जाए और यहाँ का माहौल खराब ना हो, इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मामला एक फेक इंस्टाग्राम आईडी का है। एक फेक इंस्टाग्राम आईडी बनाकर मुस्लिम समाज के लोग उस पर कमेंट करते हैं अपने ही देवी देवताओं के लिए, देवता या अपने सैयद या अपने अल्लाह, अपने नबी, अपने जो भी उनके होते हैं। उस कमेंट को लेकर 400-500 मुसलमान इकट्ठे होकर कोतवाली का घेराव कर लेते हैं मथुरा जिले के अंदर, और प्रशासन दबाव में आकर एक हिंदू व्यापारी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर देता है। उन मुसलमानों की उस हिंदू व्यापारी से दुश्मनी इतनी सी है कि वो व्यापार सस्ते मार्जिन पर करता है, कपड़े का काम है, वहां उनकी दुकान चल नहीं पा रही। उसको टारगेट कर 400-500 व्यक्तियों ने थाना कोतवाली घेर कर मुकदमा पंजीकृत कराकर लड़के को जेल भेज दिया। हमारे अधिवक्ता साथियों ने प्रयास करके उसी दिन भाई को जमानत दिलाई। नीचे गारंटी की कपड़े की, और उसके लिए मुझे सुरक्षा की ज़रूरत है। और क्या नाम है, बहुत सारे लोग मेरे बेटे के पीछे पड़े हुए हैं, उसकी सुरक्षा करें। उसका कोई भी काम खराब हुआ, कुछ भी हानि हुई उसके लिए तो आप प्रशासन जिम्मेदार होगा। इसके लिए के पीछे पड़े हैं। वो कपड़े बेचता है, कपड़ा मतलब जैसे लाता है, बहुत सारे लोगों की मदद करता है और बढ़िया तरीका से उसको देता है कि कुछ वो मार्जिन कम लेकर, तो बोलता है कि गरीब लोगों को सहायता होए, इसलिए वो करता है। विरोध करते हैं मुस्लिम लोग उनके लिए, तो हम ये कहते हैं जो भी दुकानदारों हैं वो भी यही कर रहे हैं कि इस लड़के की दुकान बंद हो जाए। मथुरा वालों, आज मेरी बात ध्यान से सुनना। मेरी शॉप विनय कलेक्शन के नाम से है, जो कि मथुरा में बहुत मशहूर है। मैं बहुत ही कम मार्जिन पर काम करता हूं, क्योंकि बहुत सारे दुकानदारों का काम धंधा बहुत ही कमजोर हो चुका है। कमजोर होने के कारण मेरी प्रोफाइल का यूजर नेम बदलकर, अलग यूजर आईडी बनाकर और उस पर अलग डीपी लगाकर मेरी एक स्क्रीनशॉट बनाया गया, उसको वायरल किया गया। उसके थ्रू मेरी बहुत ज्यादा बदनामी की गई, जो कि
मेरी बदनामी मैं सहन नहीं कर पाया। फिर उसके बाद मेरे को पुलिस द्वारा मैं खुद जाकर कस्टडी में मैंने अपने आप को दिया। अगर मैंने कुछ भी गुनाह किया है, जैसे कि इनके मुसलमानों के कोई भी नबी हो, मोहम्मद हो, मैं उन सबका सम्मान करता हूँ, क्योंकि देखो मेरे इतने सारे करोड़ देवी देवता हैं, मुझे उनसे फुर्सत नहीं है, तो भाई मैं इनसे क्यों कोई गलत टिप्पणी करूंगा। अगर मेरी कोई भी टिप्पणी अगर आपके पास है तो पुलिस वालों को मेरी जो टिप्पणी है वो लाकर दिखाइए। जैसे कि जो मैंने अभी तुम्हें बताया, तुम्हारे जो भी नबी वगैरह हैं, मैंने उनका किसी का भी नाम लिया हो उसमें, तो मेरे को दिखाइए। मेरे को गलत तरीके से फंसाया गया है और मैं ऐसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। भारत ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया कि वह किसी के दबाव में बिल्कुल भी नहीं आता है और ना झुकता है। भारत पर टैरिफ थोपने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अब धीरे धीरे भारत की शक्ति और कूटनीति के सामने अपनी रणनीति पर एक बार फिर से विचार करने पर मजबूर हो गए हैं। ट्रंप ने यह सोचा था कि टैरिफ लगाने के बाद भारत उनके सामने झुक जाएगा, लेकिन भारत ने न केवल झुकने से इनकार कर दिया बल्कि अमेरिका के सामने रूस, चीन और भारत की त्रिकोणीय ताकत दिखा दी, जिससे ट्रंप की नींद पूरी तरीके से उड़ गई। यही कारण है कि आज ट्रंप खुद प्रधानमंत्री मोदी को अपना अच्छा दोस्त बता रहे हैं और ट्रेड बैरियर पर चर्चा करने के लिए आगे भी बढ़ रहे हैं। भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील नेगोशिएशन और टैरिफ टेंशन के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि वॉशिंगटन और दिल्ली की बातचीत जल्द ही किसी सफल नतीजे पर पहुंच जाएगी। दरअसल ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि वे सभी तरीके के ट्रेड बैरियर खत्म करने के लिए आने वाले हफ्तों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। ट्रंप ने आपको बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर लिखा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि भारत और अमेरिकी दोनों देशों के बीच ट्रेड बैरियर को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। आने वाले हफ्तों में मैं अपने बहुत ही अच्छे दोस्त पीएम मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों महान देशों के लिए एक सफल नतीजों पर पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वास्तव में ट्रंप के इस पोस्ट के लगभग 5 घंटे बाद पीएम मोदी ने भी एक्स पर लिखा, भारत और अमेरिका अच्छे दोस्त और नेचुरल पार्टनर है। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारी ट्रेड नेगोशिएशन भारत अमेरिका पार्टनरशिप की असीमित संभावनाओं को खोलने का रास्ता बनेगी। हमारी टीम इन पर चर्चा को लेकर जल्द से जल्द पूरा करने के लिए मेहनत कर रही है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप से बात करने का भी इंतजार कर रहा हूं। हम साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के लिए एक बेहतर और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करेंगे। दरअसल भारत और अमेरिका के संबंधों को लेकर ट्रंप पहले ही 6 सितंबर को व्हाइट हाउस में बोल चुके थे। ये संबंध बहुत ही खास है। उन्होंने कहा था कि वे और पीएम मोदी हमेशा दोस्त रहेंगे। ट्रंप ने कहा कि मैं हमेशा तैयार हूं, मैं हमेशा पीएम मोदी का दोस्त रहूंगा। वे एक महान पीएम हैं, उनकी दोस्ती हमेशा रहेगी, लेकिन इस समय जो कुछ वे कर रहे हैं वह मुझे पसंद नहीं आ रहा है। भारत और अमेरिका के बीच कभी कभी कुछ पल ऐसे भी आते हैं। वास्तव में भारत पर अमेरिका ने टैरिफ बढ़ाकर कुल 50% की दर लागू की थी। उन्होंने यह भी बताया कि यह क्यों किया गया था। भारत का रूस से तेल खरीदने और अमेरिकी व्यापार को प्रभावित करना, इस फैसले से भारत का करीब 85,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ था। हालांकि दोनों देशों की टीमें पिछले 6 महीने से बेहतर ट्रेड डील पर लगातार बातचीत कर रही हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि भारत अपने आर्थिक और कूटनीतिक हितों के लिए पूरी तरीके से दृढ़ संकल्प है। ट्रंप ने शुक्रवार यानी कि 5 सितंबर को एससीओ समिट में पीएम मोदी, रूसी राष्ट्रपति पुतिन और चीनी प्रेसिडेंट जिनपिंग को एक साथ देखकर यह कहा था कि रूस और भारत अब चीन के पाले में जा चुके हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ऐसा लगता है कि हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया है। उम्मीद है कि उनका भविष्य अच्छा होगा। वास्तव में टिप्पणी भारत की बढ़ती वैश्विक कूटनीतिक पकड़ को उजागर करती है, अमेरिका पर भारत के महत्व को बढ़ा देती है। भारत ने स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया कि वह अपनी राष्ट्रीय हितों और आर्थिक संप्रभुता के लिए किसी के भी दबाव में नहीं आता है। अमेरिका के टैरिफ और दबाव के बावजूद भारत ने मजबूती से अपनी कूटनीति का प्रदर्शन किया। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच इस दोस्ताना संवाद से यह साफ है कि दोनों देश अपने व्यापारिक और रणनीतिक संबंधों को और मजबूती देने के लिए तत्पर हैं। वास्तव में इस संबंध न केवल आर्थिक बल्कि वैश्विक रणनीति और सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाते हैं। भारत की ठोस कूटनीतिक, अमेरिका की दोस्ती और ट्रेड बैरियर पर विचार विमर्श ये दर्शाता है कि अब दोनों को आगे बढ़ने के लिए फोकस सहयोग और साझेदारी पर निर्भर है, न कि टकराव पर। यही कारण है कि आज दुनिया भारत की ताकत और कूटनीति समझ रही है और उसका सम्मान भी कर रही है। अब आपको एक गुड न्यूज दिखाते हैं। भारतीय नौसेना को उसका बहुप्रतीक्षित मल्टी रोल स्टील्थ
फ्रिगेट INS तमाल अब सौंप दिया गया है। यह युद्धपोत आज बुधवार को करवर नौसेना बेस के लिए कल रूस के किर्गिस्तान से भारत की ओर चला था। ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस ये स्टील्थ फ्रिगेट पश्चिमी सीमा के समुद्री सुरक्षा का अहम हिस्सा बनेगा। वास्तव में भारत द्वारा विदेश में तैयार किया गया यह अंतिम युद्धपोत न केवल एक युद्धपोत की वापसी है, बल्कि भारतीय नौसेना के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बड़ा कदम भी है। यानी अब भविष्य में भारतीय जल सेना के लिए सभी युद्धपोत स्वदेश में ही बनाए जाएंगे। भारत की स्वदेशी शक्ति को दर्शाता INS तमाल भारतीय नौसेना में 1 जुलाई 2025 को शामिल किया गया था, जो दुनिया का सबसे घातक स्टील्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है। इसका निर्माण रूस के यतान शिपयार्ड में हुआ था। 24 फरवरी 2022 को लॉन्च किए गए इस युद्धपोत की समुद्री परीक्षण नवंबर 2024 से जून 2025 तक चले, जिसमें इसके हथियार, सेंसर और अन्य सिस्टम की पूरी जांच कर दी गई थी। आपको बता दें कि लगभग 2 महीने तक यात्रा में INS तमाल ने कई दोस्त देशों के नौसैनिक अड्डों पर रुककर अपनी ताकत दिखाई। इसमें सेंट पीटर्सबर्ग, साथ ही साथ मोरक्को, इटली, सऊदा में ग्रीस, जिहाद में यानी कि सऊदी अरब और सलाला ओमान शामिल है। 15 अगस्त 2025 को नेपल्स में जहाज पर भव्य परेड आयोजित की गई और चालक दल ने भारतीय दूतावास का दौरा भी किया। INS तमाल तलवार क्लास का 8वां युद्धपोत है और आपको ये भी बता दें कि तुशील क्लास का दूसरा जहाज है, जो तलवार और तेग क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। ये 125 मीटर लंबा है, 3900 टन वजनी भी है, जो 30 नॉट 55 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र में चल सकता है और 3000 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकता है। इसका नाम तमाल भगवान इंद्र के पौराणिक तलवार से प्रेरित है और इसका शुभांकर जंबात और रूसी भालू का संयोजन है। INS तमाल चारों तरफ तरीके से नौसैनिक युद्ध के लिए तैयार है। हवा, सतह, पानी के नीचे और इलेक्ट्रिकल युद्ध के लिए भी पूरी तरीके से तैयार है। इस पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लगी है, जो समुद्र और जमीन दोनों पर निशाना साध सकती है। इसके अलावा इसमें शटल एक सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, 100 मिलीमीटर की मेन गन, 30 मिलीमीटर की AK-630, CIWS टॉर्पीडो और एंटी सबमरीन रॉकेट्स हैं। ये कामोव 28 और कामोव 31 हेलीकॉप्टर को भी आराम से लेकर जा सकता है, जो पनडुब्बी रोधी और हवाई निगरानी के लिए सक्षम है। INS तमाल में 26% स्वदेशी उपकरण हैं, जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, HUMSANG सोनार और सतत निगरानी रडार भी शामिल है। इसे भारत रूस की साझेदारी में बनाया गया है, जिसमें भारत की 33 कंपनियां शामिल है, जैसे ब्रह्मोस एयरस्पेस, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और टाटा की नोवा इंटीग्रेटेड सिस्टम। ये जहाज न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल और केमिकल हमलों से बचाव के लिए ऑटोमेटेड सिस्टम से भी लैस है। INS तमाल पिछले आपको बता दें कि पश्चिमी नौसेना कमान के स्वाड आर्म यानी कि वेस्टर्न फ्लीट का हिस्सा भी बनेगा, जो गुजरात से महाराष्ट्र तक समुद्री सुरक्षा भी संभालेगा। इसकी कमान कैप्टन श्रीधर टाटा के पास है और इसे 250 नाविकों और 26 अधिकारियों का दल संचालित करेगा, जिन्हें सेंट पीटर्सबर्ग और कलिस्तान में कठिन सर्दियों में प्रशिक्षण दिया गया है। भारतीय नौसेना पूरी तरीके से स्वदेशी डिजाइन और निर्माण की ओर लगातार आगे बढ़ रहा है। प्रोजेक्ट 18 के तहत 10,000 टन के नेक्स्ट जनरेशन डिस्ट्रॉयर्स बनाए जाएंगे, जो रेलगन और लेजर हथियारों से भी लैस होंगे। INS तमाल का आगमन एक युग के अंत और स्वदेशी नौसेना निर्माण के नए दौर की शुरुआत का प्रतीक है। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।